हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ज्योग्राफी की, भूगोल की मैंने लगातार काफ़ी क्लासें डाल दी हैं। फिर उसी सीरीज़ में एक और क्लास लेके आया हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। और इसके बाद में एसएसटी के अंतर्गत देखो, भूगोल तो कंप्लीट हो ही जाएगा और उसके बाद में देखेंगे राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल, और उसके बाद हिस्ट्री तो कंप्लीट देखेंगे। फिर उसके बाद ईवीएस देखेंगे और सारा कुछ देखेंगे। बाकी आपको प्रीवियस में देखना है तो प्रीवियस की बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घास मछलियों का भोजन है। चार विकल्प दिए हैं, प्लैंकटन, टाइटन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, प्लैंकटन को याद रखना है। किसको याद रखना है? प्लैंकटन को याद रखना है। ये क्या है? ये मछलियों का भोजन है और घास भी है। ये विशेषकर याद रखना है क्योंकि पहले, अब से 4 से 5 साल पहले जो सीटेट एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता ही होगा सीटेट वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो क्वेश्चनों का लेवल जो है हर साल हार्ड होता जा रहा है। आप प्रीवियस पीछे के पेपर उठा के देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्वेश्चनों का लेवल सीटेट ने किस तरह से बदला है। तो हमको भी तैयारी तगड़ी करना पड़ेगी, अच्छे से करना पड़ेगी। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा पहला। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है कि कौन सा यहाँ सही है। सुनामी जापानी शब्द है, बिल्कुल सही है। सुनामी कैसा शब्द है? एक जापानी शब्द है। सुनामी का अर्थ है बंदरगाही लहरें। क्या ये बात ठीक है? तो ये भी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। समुद्र की जो तलहटी होती है, ठीक है, उसमें जो भूकंप आने से जो लहरें उत्पन्न होती हैं वही को सुनामी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कुल पानी के भंडार का कितने प्रतिशत भूमि का जल विभिन्न जलाशय, झीलों और नदियों में ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मात्र कितने परसेंट है? 1% जल सिर्फ सही है, सोचो। और 99% कैसा है? विश्व के कुल पानी के भंडार का सिर्फ 1% भूमि का जल विभिन्न जलाशय और झीलों और नदियों में पाया जाता है। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महासागर में औसतन खारापन प्रति हजार होता है। किसकी बात हो रही है? प्रति हजार में बताया जा रहा है कि प्रति हजार कितना होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। 1,000 में से प्रति हजार महासागर के औसतन 40%, 35 या 56 या 89, तो कितना होता है? 35 को याद रखना है, यानी कि 35। 1,000 में से 35। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है जो किस देश में स्थित है। किसकी बात हो रही है? बान झील की बात हो रही है और बताना ये किस देश में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहाँ पर? तुर्की में। तुर्की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। यानी वर्ल्ड की बात हो रही है। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर। क्या हो जाएगा? मृत सागर। पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा की किस खाड़ी में आता है। अब इससे कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं यहाँ से कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। कनाडा। कनाडा की किस खाड़ी में आता है? तो ये बताना है। तो किस खाड़ी में आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। अब ये भी पता लग गया हमें कि जो फंडी की खाड़ी है वो कहाँ पर है? कनाडा में। और जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। तो ये हमें याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो मैक्सिको की खाड़ी है, याद रखना है, ठीक है। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी।
8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है? सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश या उपरोक्त सभी? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सवाना प्रदेश भी आता है, मानसूनी भी आता है, मरुस्थलीय भी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश किस कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? एक तो इसमें पूछा जा रहा है टुंड्रा प्रदेश और दूसरा टैगा प्रदेश, तो दोनों किस कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो शीत कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं, यानी 9 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश में तापमान अधिक और एक समान रहता है, क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस प्रदेश में तापमान यानी टेम्परेचर अधिक और एक समान रहता है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, व अच्छी धूप रहती है और दोपहर प्रतिदिन वर्षा होती है। आप ऐसा देखिए कि पर डे बारिश होती है, सुबह को मौसम ठीक रहता है और दोपहर बाद क्या होती है? पर डे बारिश होती है। ये विशेषता भी ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ा डीप में बनाए हैं बढ़िया से, क्योंकि अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है सीटेट, इसलिए यहाँ जलवायु के कारण मानव के लिए आश्वस्त कर एवं कष्टदायक होता है। हाँ, मानव के लिए ये थोड़ा जलवायु यानी कि ठीक नहीं है कि सुबह धूप पड़ना, गर्मी पड़ना और दोपहर बाद बारिश पड़ना। तो कथन सारे सही हैं, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। और इस वीडियो में मैंने 42 क्वेश्चन 42 लिए ज्योग्राफी से, भूगोल से, और 42 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है ज़रूर बताना है आपको कमेंट में। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सदाबहार वन में किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं? रबड़, सिनकोना, रोजवुड या उपरोक्त सभी? तो किस तरह के पाए जाते हैं? रबड़ भी पाए जाते हैं, सिनकोना भी पाए जाते हैं, रोजवुड भी पाए जाते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मक्खी के काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है? मनुष्य को यानी आदमी को क्या है? मक्खी है। मक्खी के काटने से मनुष्य को नींद की, तो कौन सी मक्खी है? सीसी मक्खी है। ये याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है? बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है? अमेजॉन घाटी, जायरे घाटी, मलाया घाटी या सभी में पाई जाती है? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन घाटी को बिल्कुल याद रखना है। कौन सी घाटी? अमेजन घाटी को बिल्कुल याद रखना है, पहला करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आदिवासी जनजातियों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सी जनजाति? आदिवासी। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होंठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंखों वाले होते हैं। ये सीटेट कई बार घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो ये विशेषता बिल्कुल करेक्ट है, सही है पहला स्टेटमेंट। ये लोग छोटे भी होते हैं कद में। और कलर की बात करें तो ब्लैक कलर होता है। होंठ कैसे होते हैं? लिप्स मोटे होते हैं। और बाल कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं, सीधे बाल नहीं होते हैं। और नाक कैसी होती है? चपटी होती है। और आंखें बहुत छोटी होती हैं। ये लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं। ये बात भी ठीक है, जहाँ नदियाँ होती हैं वहीं ये लोग बसते हैं, आदिवासी जनजाति। इनका मुख्य भोजन मांस होता है। हाँ, मांस को ही ये जानवरों को मार के खाते हैं। ये लोग काफ़ी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती करते हैं। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात भी ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी ए बी सी डी ये सारे स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सही है? झूम खेती से बार बार सीटेट क्वेश्चन पूछता है। जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करना, क्या ये झूम खेती की विशेषता है? हाँ, बिल्कुल है। साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करना, ये भी ठीक है। 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाने पर दूसरी जगह की तलाश करना, ये 4 से 6 साल ही खेती करते हैं एक जगह ज़मीन पे। उसके बाद क्या करते हैं? जो उपजाऊपन होता है, ज़मीन अच्छी नहीं रहती है, उसके बाद क्या करते हैं? दूसरी जगह जाकर भूमि की तलाश करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 हो गया, हाँ 15 हो गया, ठीक 16 देखते हैं। संसार के विषुवत रेखीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश कौन सा है। अब एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इसमें। तो कौन सा देश है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील को बिल्कुल याद रखा, ब्राज़ील क्या पैदा करता है, कहवा पैदा करता है। तो ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, 16 का 16 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 देखते हैं। 17 नंबर, श्वेत निवासियों की कब्र किसको कहा जाता है। श्वेत मतलब सफ़ेद, यानी सफ़ेद निवासियों की कब्र किसको कहा जाता है। गिनी का तट या अपक तट या उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है, गिनी के तट को याद रखना है। कौन सा तट, गिनी का तट, ये बिल्कुल याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदियों के संबंध में कथन गलत है। भारत की नदियों के संबंध में एक गलत है, वो बताना है, और 3 सही है। ब्यास नदी का उद्गम क्या हिमाचल प्रदेश से हुआ है, तो ये बात ठीक है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, हिमाचल प्रदेश से हुआ है। रावी नदी का कहाँ से हुआ है, रावी नदी का हिमाचल प्रदेश से हुआ है, ये भी ठीक है। चिनाब नदी का कहाँ से हुआ है, ये भी हिमाचल प्रदेश का हुआ है। अच्छा, झेलम नदी का उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो झेलम नदी का कहाँ से हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर से हुआ है। जम्मू कश्मीर को याद रखना है, जबकि यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमसे गलत पूछा जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का यानी इंडिया का, अपना प्यारा देश भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जोग जलप्रपात, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ, कुंचिकल जलप्रपात, कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, झरना भी है, जलप्रपात भी है, ठीक है। जोग जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है, और ये कर्नाटक में, मैंने बता दिया है आपको। रहीम कुंड जलप्रपात की बात करें तो ये बिहार में स्थित है, और 168 मीटर, ये 168 मीटर ऊंचा है, हाइट की बात करें तो, ठीक है। कहाँ पर है, ये बिहार में है। केप्ती बचा आपका, केप्ती ये एमपी में है। ये कहाँ पर है, ये एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में है। और ये टोंस नदी की सहायक नदी है, और महाना नदी पर है ये, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है किस नदी पर है, तो ये महाना नदी पर है। और कहाँ पर है, एमपी में है। एमपी का कौन सा ज़िला, रीवा ज़िला। और जोग कहाँ पर है, जोग कर्नाटक में है। फिलहाल इसका आंसर सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। किसकी बात हो रही है, इंग्लैंड की। इंग्लैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। इसके फेल पाइक, माउंट फूजी, चाइना पीक या उपरोक्त सभी। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके फेल पाइक। इसके फेल पाइक इंग्लैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं माउंट फूजी, नाम से ही पता लग रहा है माउंट फूजी कहाँ की चोटी है, तो ये जापान की चोटी है। कहाँ की है, जापान की चोटी है। सबसे ऊंची चोटी बता रहा हूँ आपको, माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। इंग्लैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम इसके फेल है। और ये चाइना पीक, ये कहाँ की है, तो ये चीन की है। नाम से ही पता लग रहा है चाइना, यानी कि ये चीन की है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस क्वेश्चन को कम से कम अगर मैं ऑल एग्जाम की बात करूं तो 1000 बार पूछा गया है, पर क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा इधर से उधर करके पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। अच्छा, मैंने ट्रिक भी बताई है कल कई सारी वीडियो में कि मित्र पर गमछा झा, इससे आपके 8 राज्य कवर हो जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नहीं गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको
याद रखना है। ठीक है, बाकी आप याद रख सकते हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया। ठीक है, ये जो है 8 राज्य हैं भारत के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जो कर्क रेखा है वो सर्वाधिक सबसे लंबी दूरी को तय करती है, वो मध्य प्रदेश को तय करती है। किसको? एमपी, मध्य प्रदेश को। और राजस्थान में जो है सबसे छोटी दूरी को तय करती है कर्क रेखा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ फ्रेंड कोऑपरेट कर लीजिए, सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? ये पूछा जा रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। वहाँ पर बात हो रही थी कर्क रेखा की। अभी पिछला क्वेश्चन देखा था 21 नंबर, वहाँ पूछा जा रहा था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा था, बता दिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय मानक देशांतर रेखा के बारे में। ये रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें से कौन सा राज्य नहीं है वो बताना है आपको कि कौन सा राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तेईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 4। ऊपर क्या है? उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण, और इधर क्या है? पूरब, और इधर क्या है? पश्चिम। यानी ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है, नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ। तो इस तरह यहाँ से 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो आपको याद रखना है इंद्रकौल। क्या रखना है? इंद्रकौल को याद रखना है। अब इंद्रकौल किस में दिया है आप देख सकते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अब तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किव्तु हो जाएगा। अब ये कहाँ पर पड़ता है? ये पूरब में पड़ता है। पूर्वी बिंदु की बात हो रही तो पूरब में पड़ेगा। अब पूरब हमारा किधर है? यानी कि ईस्ट की बात हो रही है, पूरब की बात हो रही, तो यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही कीपतू है। ठीक है, ये याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में ही कीपतू पूर्वी बिंदु कहलाता है। दक्षिण की देख लीजिए, साउथ में, तो साउथ में क्या पड़ता है? दक्षिण में क्या पड़ता है? दक्षिण में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा पॉइंट यानी दक्षिण के लिए इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब वेस्ट की देख लीजिए, वेस्ट यानी पश्चिम, पश्चिम में क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। ठीक है, अब गुजरात का क्या आ जाएगा? गोरमोटा। क्या याद रखना है? गोरमोटा। तो जो पश्चिमी बिंदु है वो गोरमोटा को याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आता है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर, यहाँ कर लीजिए 5वें स्थान पर, 5वें स्थान पर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर कौन सा देश आता है? तो पहले नंबर पर कौन आता है क्षेत्रफल में? रूस आता है ना। दूसरे नंबर पर कौन आता है? कनाडा आता है। ठीक है, हमारे भारत की बात करें, प्यारा भारत, ये 7वें नंबर पर आता है जनसंख्या में। ब्राज़ील जो है 5वें नंबर पर आता है। फिलहाल इसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर कौन सा देश आता है, तो ब्राज़ील आता है। कनाडा दूसरे पे आता है, रसिया जो है पहले पे आता है, भारत 7 नंबर पे आता है। फिलहाल जनसंख्या में भारत नंबर 1 पे हो गया है, चाइना 2 पे हो गया है। ठीक है, इस तरह आप याद रखेंगे और क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे छोटी नदी का क्या नाम है। दुनिया की सबसे छोटी नदी के बारे में बताना है। वर्ल्ड की सबसे छोटी नदी कौन सी है ये बताना है आपको कि कौन सी नदी है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो रो रिवर या डी रिवर या गंगा नदी या शारदा नदी या कावेरी नदी, तो कौन सा हो जाएगा, रो रिवर। रो रिवर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही के बारे में बताना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अभी डिस्कस किया था, बिल्कुल ठीक है, बताया था। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना। मित्र पर गमछा जहाँ बताया था, तो बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती, ये भी ठीक है, ये भी अभी डिस्कस किया है। भारत की जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 9, तो ये भी बात ठीक है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से, IST रेखा 5 राज्यों से, भारत के तटीय राज्य कितने हैं, 9 राज्य हैं, जिसमें एक गुजरात राज्य ऐसा है, वो भी साथ ही साथ याद रखना। गुजरात जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, गुजरात। अब कमेंट में आपको बताना है सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य को बताना है। सबसे लंबी में तो बता दिया मैंने, गुजरात है, और सबसे छोटी में आपको बताना है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक अच्छा उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। इम्फाल बेसिन, सरोवेरी मैदान, लायोस मैदान या हिमानी घर्षित मैदान या जड़ोड़ मैदान। 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोवरी मैदान। 28 नंबर जो है कूट से संबंधित है, ठीक है। नीचे दिए गए कथन ए और आर को पढ़ना है और बताना है। अभिकथन ए में क्या कहा जा रहा है, अभिकथन ए को देख लेते हैं। अभिकथन ए को देख लेते हैं। अभिकथन ए में क्या कहा जा रहा है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का एक सैन्य अड्डा बन गया है, बात ठीक है। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का एक सैन्य अड्डा बन गया है, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं, कारण आर पढ़ते हैं। हिंद महासागर और आसपास के देशों में मजबूत भू राजनीतिक लाभ है, ये भी बात ठीक है। ठीक है, जब दोनों ठीक है तो और पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण सही दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, पहला ही ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, यानी सही से स्पष्टीकरण भी दे रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का सही क्रम है। किधर से पूछा जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर पूछा जा रहा है, तो हमें क्रम से लगाना है। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। क्या ये ठीक है, ये गलत है। मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, ये भी गलत है। सतपुड़ा, महादेव ये नहीं, सतपुड़ा पहले, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है, तो पहले सतपुड़ा, ठीक है, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। चंबल, कई बार पूछा जाता है कि चंबल का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ से है, MP से है। MP मतलब मध्य प्रदेश। दामोदर या गंडकी या रामगंगा, तो 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी को याद रखना है, यानी बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, ये आपको 31 नंबर में बताना है और कमेंट में ज़रूर बताना है अपना स्कोर कि तुम्हारा कितना सही जा रहा है, ठीक है। तो 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र को बिल्कुल याद रखना है, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन लिए हैं मैंने और कमेंट में बताना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है।
क्वेश्चन लंबा है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले 3 विकल्प पढ़ लेते हैं, फिर चौथा भी देख लेते हैं इसका। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं। हिमालय भू गर्भीय रूप से युवा और संचलनात्मक रूप से मुड़े हुए पहाड़ हैं जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं। क्या ये बात सही है? 32 नंबर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, हाँ ये बात सही है। हमसे तो गलत पूछा जा रहा है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व पश्चिम दिशा में चलती है, ये बात गलत है और गलती हमसे पूछा जा रहा है। बाकी भी देख सकते हैं हम। इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश बताया हमने पूरब में है 150 किलोमीटर तक है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ये पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी मैच नहीं खाता है? फोन आल्पस पर्वत कांगो बेसिन पे है, बोरा पोलैंड नागालैंड में है, मिस्टल राइन घाटी जापान में है और खमसिन सूडान में है। ये बताना है 33 का क्या सही हो जाएगा। तो 33 का नहीं में पूछा जा रहा है, ये गलत है। ये जापान में नहीं है। जब जापान में नहीं है तो फिर कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। मिस्टल फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में बहने वाली ठंडी पवन है। क्या है? एक ठंडी पवन है, याद रखना है, यानी कि हवा है। क्या है? पवन है। ठीक है, ये 130 किलोमीटर, कितना? 130 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से चलती है। ये चाल भी पूछी जा सकती है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से चलने वाली कौन सी पवन है? तो मिस्टल राइन घाटी में राइन पवन है, यानी मिस्टल पवन है, जो कि जापान में नहीं है, फ्रांस में है, याद रखना है। और ये उत्तरी स्पेन से इटली तक बहती है। फिलहाल इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी पूछा जा रहा है सही नहीं है। आजकल ट्रेंड में हो गई है ये बात। सही है कम पूछता है, सही नहीं है ज़्यादा पूछता है। ये घास भूमि परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, 34 नंबर में ऐसा कहा जा रहा है। ये बात क्या है? सही है। समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है, ये बात भी ठीक है। हाँ उल्टा होता है ना? कैसा होता है? उल्टा होता है। समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है, सीधा नहीं होता है। तो ये गलत हो गया और गलती हमसे पूछा जा रहा है। डी भी सही है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लें। मानसून की उत्पत्ति भारत में निम्न में से किन पवनों से होती है? जो मानसून की उत्पत्ति है वो भारत के निम्न में से किन पवनों से होती है? दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है क्या? 35 का बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया था? कि मानसून भी होता है, इसके बारे में बताया था। तो किसने बताया था? अल मसूदी ने बताया था, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल मसूदी ने ही बताया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड NAEB भारत सरकार द्वारा वर्ष में स्थापित किया गया था। किस वर्ष स्थापित किया गया था वही हमें यहाँ बताना है। 1987 87, 1992 1992, 1995 1995, 1998 1998। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 1992 यानी 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं से पता लग रहा है बात किसकी हो रही है? उत्तराखंड की बात हो रही है। सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो 38 का सतलज और काली नदी को याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? चित्रकूट का जलप्रपात बताना है 39 नंबर में। अरपा, पैरी, इंद्रावती। तो इंद्रावती बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। इंद्रावती को बिल्कुल याद रखना है, इंद्रावती भूलना नहीं है इंद्रावती को। 39 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में। बिल्कुल पहला ही वाला ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, यानी 40 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। 2 में कहा जा रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी घाटों की तुलना में महासागरों के पूर्वी तटों को अधिक उष्ण बनाता है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो बताना है कि केवल 1, केवल 2, ठीक है, केवल 1, केवल 2। यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को, जो हमारी अर्थ है, उसको 2 भागों में, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा कहा जाता है। 42 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी करती रहिए, ठीक है। और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सुपर एजुकेशन परिवार की तरफ से।